तो एयर कमोडोर काले, एक तरफ आप पीस प्रोसेस आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ जो आपका ओपोनेंट है या जो आपका पीस पार्टनर बन सकता है उसकी डेथ विश आप कर रहे हो, उसको मैन ऑफ वॉर बता रहे हो। और रूस भी हम यूक्रेन पर पिछले एक हफ्ते में बहुत इंटेंस उसने अटैक किए हैं। तो ये पीस प्रोसेस, आपको उम्मीद है कि इन सब हालात के बीच कहीं कोई सहमति बनेगी? देखिए, इस पे दोनों पक्षों के साइड में थोड़ा सा सोच समझ के आप थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए कि रशिया जो है फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स रशिया ने जो है अपना टारगेटिंग स्टाइल पूरा चेंज कर दिया है। हाँ। और मिलिटरीली जो टारगेटिंग हो रही है वो इस विंटर सेशन में जो आने वाली डिफिकल्टीज हैं यूक्रेन के लिए वो बहुत बढ़ाने वाली हैं। एंड सेकंड चीज जो है दैट इज ओडेसा, दैट मींस पोर्ट पे उनका जो एनर्जी सप्लाई होता है और जो अब मोल्डोवा के थ्रू होता है उस पर भी जो कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्ट्राइक, वो सारी कर रही है, सड़कें तोड़ दी हैं, मुश्किल कर रहे हैं ताकि एनर्जी की सप्लाई जो है उस तरफ से बाहर की तरफ हो सके, जितना भी ट्रेड जो यूक्रेन का जो है अपने ब्लैक सी पोर्ट से होता है। तो बेसिकली वो एक इकोनॉमिकली वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जो है क्रिएट कर रहा है लास्ट 3 महीने से, एंड उसका रिजल्ट अब आने वाला है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में अब हम इस पीस प्लान को देखते हैं, जैसे कि दीपक सर ने बोला ही कि भाई वो सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। और ज़ेलेंस्की की प्रॉब्लम ये है कि यदि ज़ेलेंस्की पीस टर्म्स एक्सेप्ट करता है रशिया के बेसिस पे, दैट मीन्स कि जो रशिया लैंड ले चुका है, जो एक जीता हुआ ऑलरेडी कंट्री है, वो जमीन क्यों देगा? आई मीन इलॉजिकल बातें हैं ये। और नेगोशिएशन में पड़ला उसी का भारी होता है जो जीता हुआ है, नेगोशिएशन में हारे हुए का कोई पड़ला नहीं होता। सही बात है। तो उसको ये समझना, ज़ेलेंस्की इस बात को समझ नहीं पा रहा है एंड यूरोप उसको इस बात को नहीं समझने में खूब चढ़ा रहा है हवा में। तो ये एक तरह से बड़ी ही अजीब सी पोजीशन है जहां रशिया के जो कोर इंटरेस्ट हैं उसमें जो 1991 से रशिया के वही कोर इंटरेस्ट रहे हैं। 95 में भी उन्होंने मांगा था, उसके बाद 2014 में भी उसी बात पे लड़ाई शुरू हुई, देन 22 में भी जब नेगोशिएशन इस्तांबुल में हुए। ये मुझे लगता है ये यहाँ पे यही आप लोगों ने अपने शुरुआती कमेंट में ये टोन सेट कर दी कि ज़ेलेंस्की ही हैं जो नहीं चाहते कि पीस प्रोसेस हो। अब इसी पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ दिखाना चाहते हैं। आज महामुलाकात हो रही है, अब सरेंडर होगा या सर्वनाश होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन खबर क्या है, फ्लोरिडा में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग है। एजेंडा क्या है? यूक्रेन और रूस के बीच पीस प्लान पर बात होगी। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी इस मुलाकात में एक बड़ा अहम मुद्दा होगा। ज़ेलेंस्की के 20 पॉइंट प्लान पर बात होगी जो 28 पॉइंट का था, जिसको बदलकर 20 पॉइंट किया गया है। डोनबास इलाके के नियंत्रण पर चर्चा होगी, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर भी चर्चा संभव है। मकसद क्या है? ज़ेलेंस्की की ट्रंप के जरिए पुतिन पर दबाव डालने की रणनीति है, लेकिन क्या ऐसा होगा? पुतिन की शर्त, ज़ेलेंस्की का सरेंडर, यह भी एक बार देख लेते हैं। क्या है पुतिन की शर्त? तो ज़ेलेंस्की क्या सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे? पुतिन की शर्त क्या है? ज़ेलेंस्की का सरेंडर। यूक्रेन को संविधान में बदलाव करना होगा। नेटो का सदस्य कभी नहीं बनेगा यूक्रेन, ये पुतिन की शर्तें हैं। नेटो यूक्रेन में सेना तैनात नहीं कर सकता। यूक्रेन में 100 दिनों के अंदर चुनाव कराने होंगे। रूस के लिए कोई बड़ा सैन्य प्रतिबंध नहीं रहेगा। रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। यूक्रेन खतरनाक हथियारों को नहीं रखेगा। यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता को आधा करेगा। यूक्रेन में यूरोप का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। रूसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा और यूक्रेन में रूसी परंपरा वाले चर्च को मान्यता दी जाएगी। ये भी बड़ी बात कही उन्होंने। और मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, ये शर्तें तो हैं एम्बेसडर बोला, लेकिन पुतिन का एक बयान मैं और यहां पर कोट करना चाहता हूं। पुतिन ने मीटिंग से पहले कहा था कि मैं इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में कोई जल्दीबाजी में नहीं हूं, और अगर कीव शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष का समाधान नहीं पूरा करना चाहता है तो रूस अपने उद्देश्यों को सैन्य रूप से भी पूरा कर सकता है और करेगा। क्या लगता है आपको? पुतिन बिल्कुल फर्म है, उनको मालूम है उनको क्या करना है। ज़ेलेंस्की बस इधर उधर कर रहे हैं। पहले दिन से ही वो फर्म है, उसका तो 1 पॉइंट एजेंडा है, जो मुझे चाहिए मैं लेके रहूँगा। नेटो में नहीं जाएगा। जो ज़मीन मुझे चाहिए थी रशियन स्पीकिंग एरियाज़ जहाँ की पॉपुलेशन वो मैंने ले ली। और अभी देखिए कॉमोडोर काले साहब ने कितनी स्पष्ट रूप से, इतने शानदार तरीके से ये बताया है कि जो हारा हुआ व्यक्ति होता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, वो कहाँ से टर्म्स डिक्टेट करेगा। ये तो हार चुका है ये जोकर, इसको क्या फर्क पड़ता है इसका देश बर्बाद हो जाए। और आपने भ्रष्टाचार के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो हर $100 जाते हैं यूक्रेन को यूरोप की तरफ से, 95 तो ये खा जाता है और पता नहीं कितना वापस करता है यूरोप को। सो सर, इस टाइप ऑफ सिस्टम नहीं चलेगा। इसने सिर्फ तानाशाही के जरिए अपने लोगों को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन यूक्रेन ये जंग हार चुका है। पुतिन को मालूम है, साफ साफ कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, 100 साल तक लड़ो, लड़ते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो दुआ करता है कि मैं मर जाऊं, बाद में देखेंगे कौन मरता है। सो फर्स्ट थिंग इज सर,
जमीन मैं वापस नहीं करूंगा, कर लो जो करना है। सेकंड, आप नेटो में नहीं जा सकते, कर लो जो करना है। और थर्ड, आपको जाना पड़ेगा सत्ता छोड़ के, अब 100 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर, उसके बाद हम बातचीत करें। यानी कम से कम 100 दिन तो जंग चलेगा। अब तो 100 देयर इज दिन नो जंग चलेगी। सॉल्यूशन टू दिस सर। ठीक। ट्रम्प साहब अपनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आई हैड अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग, बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ, नेट रिजल्ट 0। नहीं, बट द थिंग इज कि ट्रम्प के पास फिर क्या रास्ते हैं पूर्णिमा नाथ? ट्रम्प के पास क्या रास्ते हैं? ट्रम्प एक दिन में वॉर बंद करवा रहे थे, नहीं करवा पाए। ट्रम्प ने अलास्का में बातचीत कर ली, कुछ नहीं हुआ। ट्रम्प ने पुतिन के जो दोस्त देश हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने का कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की के लिए एक 28 पॉइंट का एजेंडा भेजा अपने विशेष दूत से, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो ट्रम्प की बात तो ना कोई नहीं मान रहा। ट्रम्प के पास रास्ते क्या है? देखिए, यहाँ पे दो चीज हमें फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएस की फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। ये वार रुकने से यूएस को फायदा हो रहा है या कि नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर से आप अगर डिसाइड करेंगे, उसी तरीका से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली यूएस क्या करेंगे और ट्रम्प साहब क्या करेंगे। ये वार रुकने वाला नहीं है। अभी टेम्पररी सीज फायर हो भी जाएगा, मान लो नेक्स्ट ईयर अर्ली Q1 हो भी जाएगा। ये एक साल तक चुप रहेंगे, उसके बाद मिड टर्म के बाद फिर से शुरू होगा। और मिड टर्म में प्रेसिडेंट ट्रम्प की एजेंडा यही है कि लिटरली पूरा डेमोक्रेट पार्टी को ध्वंस करे और वन पार्टी कंट्री बने। बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। और उनको इसको करने के लिए उनको ये वार रुकवाना है। वेदर इट स्टेज टेम्पररी और परमानेंट डजंट रियली मैटर। आइदर वे यूनाइटेड स्टेट्स विंस, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज उन्होंने बना के रखा हुआ है। ये रूसोफोबिया जो जनरेशन से चला के रखे हैं। रशिया इज हर्टिंग बट एट द सेम टाइम रशिया इज ऑल्सो स्टैंडिंग। it's not a loser, it's asking for the same पॉइंटर्स जो 2014 में पूछा था, नेटो में नहीं लगाना है यूक्रेन को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अमेरिका इज ऑल्सो नॉट रियली स्टैंडिंग टुगेदर विथ रशिया, नाइदर विथ यूक्रेन। दोनों कंट्री में जो बट जिस तरह से ट्रम्प की बातें आ रही हैं सामने पूर्णिमा नाथ, जिस तरह से वो पुतिन को ट्रीट कर रहे हैं, पहले तो यूरोप ने कह दिया कि जो 20 पॉइंट एजेंडा है ये पूरी तरह से पुतिन के समर्थन में है और ट्रम्प पुतिन को एडवांटेज दे रहे हैं, लीवरेज दे रहे हैं। आज फिर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पुतिन से बड़ी अच्छी बात हुई मेरी और मुझे लगता है कि आगे हम फिर अच्छी बातें करेंगे, तो ट्रम्प और पुतिन में क्या पक रहा है? लोग ये कह रहे हैं कि क्या पुतिन ट्रम्प को वो डोनबास गिफ्ट करना चाहते हैं? आखिर ट्रम्प चाहते क्या है? सर, यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका का गोल एक ही है। वो गोल है सर, यूक्रेन की जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना है अमेरिका को, और अमेरिका की जो 7 पीढ़ियां उसको पालना है उस रिसोर्सेस से। और दिस इज नॉट जस्ट यूक्रेन इशू, इट इज ऑल्सो रशियन इशू, इट इज ऑल्सो अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरानी ऑयल, इराकी ऑयल, लिबियन ऑयल, आप सबको एक साथ अलाइन कर सकते हो। दिस इज द गोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज द प्राइमरी गोल, बट स्ट्रेटेजिक अलायंस इज ऑल्सो। आगे ये तो बात तो ये बात तो फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो भी कह रहे हैं कि ट्रम्प की नजर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर है। तो फिर तो आपने वही बात कह दी। मैं आता हूं आपके पास।